आज की कहानी है दस्तक। गहरी सोच में डूबी नेहा ने कॉफी के मग को एक टक घूरते हुए कहा, एक बार और कोशिश करती हूँ। 3 वर्षों से यही तो कर रही हो। संजीदगी से शिवम बोला, यह आखिरी बार। नेहा के स्वर में एक दृढ़ता थी। वीकेंड पर नेहा निकल पड़ी अपने घर कानपुर के पास एक कस्बे के लिए। एयरपोर्ट छोड़ने शिवम भी गया। पूरे रास्ते दोनों कार में चुप बैठे अपने दिलो दिमाग में चल रही उथल पुथल से बातें कर रहे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर परेशान सी नेहा को आश्वस्त करने के लिए शिवम ने हल्के से उसका हाथ दबाया। नेहा ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ बोले ट्रॉली को धकेलते हुए एयरपोर्ट के अंदर चली गई। बोर्डिंग पास ले नेहा सिक्योरिटी की औपचारिकता को पूरा कर सिक्योरिटी लाउंज में आ बोर्डिंग का इंतज़ार करने लगी। दिलो दिमाग में अनवरत एक द्वंद्व चल रहा था। अनेक भाव आ जा रहे थे जो मन को मथ रहे थे। नहीं, अब और नहीं। एक पल यह विचार दृढ़ता से दस्तक दे रहा था तो अगले ही पल आशंका अपने पांव जमाने लग जाती। दिमाग के हाथों कमज़ोर हो दिल प्रश्न करने लग जाता, क्या यह ठीक होगा? कश्मकश इतनी बढ़ गई कि सीट पर बैठना मुश्किल हो गया। बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगी। तभी बोर्डिंग की सूचना घोषित हुई और सभी गेट की ओर चल दिए। कानपुर एयरपोर्ट से टैक्सी से घर जाते हुए भी विचारों ने साथ न छोड़ा। बिना किसी सूचना के घर जा रही थी। जैसे ही टैक्सी मुख्य सड़क से घर की लेन की ओर मुड़ी, नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। टैक्सी से बाहर निकली ही थी कि शिवम के पापा बगल के कपूर अंकल के गेट से बाहर निकलते दिखाई दिए। वह बच के निकलना चाहती थी कि अनायास ही अंकल की नज़र नेहा पर पड़ गई। अरे बेटा, कैसे आई? 10 दिन पहले ही नेहा दीप्ति की शादी में शामिल हो वापस हैदराबाद गई थी, इसलिए थोड़ा अचंभित होते हुए शिवम के पापा बोले, बस अंकल ऐसे ही। मस्तिष्क में उमड़ रहे झंझावातों को थामते हुए नेहा उनके पैरों में झुक गई। आशीर्वादों की झड़ी लग गई। नेहा से 8 साल छोटी और सबकी लाडली बहन छुटकी ने बालकनी से अपनी दीदी को गेट से अंदर आते देखा तो सुखद आश्चर्य से भर गई। तेजी से सीढ़ियों से उतर नेहा से लिपट गई। नेहा ने प्यार से छुटकी को अपनी आगोश में ले लिया। मम्मी पापा नेहा को अपने सामने देख खुश कम हैरान ज़्यादा हुए। पापा को प्रणाम कर नेहा जोर से मम्मी के गले लग गई। बीती कुछ घटनाओं को स्मरण कर रमा नेहा का यह रूप देख क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। दादी के पैर छुए तो उन्होंने स्नेह से नेहा को गले लगा लिया। लंच के बाद शाम की चाय का समय भी हो गया। शिवम के सामने जो साहस वह दिखा रही थी वह मम्मी पापा के सामने पस्त होने लगा। रात में चारों खाना खा ही रहे थे कि हनीमून पर मालदीव गई नेहा से 2 साल छोटी बहन दीप्ति की वीडियो कॉल आ गई मम्मी के फ़ोन पर। छुटकी ने मम्मी के हाथ से फ़ोन ले खुशी से चिल्लाती हुई बोली, हाय दी, कैसा है मालदीव? दिन में कॉल करती तो हम भी वहाँ की सुंदरता को देखते। जीजू कहाँ हैं? क्या कहना है साली साहिबा को अपने जीजू से? वैभव को देख छुटकी उछल गई। बातूनी छुटकी फ़ोन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीनों की चूहलबाजी हंसी ठहाके जब खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे तो मम्मी ने टोक दिया, हमें भी दीप्ति और वैभव से बात करने दे। अच्छा दी जीजू, बाय बाय। मेरे लिए पर्ल सीज शेल से बना नेकलेस ज़रूर लाना वहाँ से। जो आ गया साली जी। प्रणाम मम्मी। मम्मी को फ़ोन पर देख दोनों के मुंह से निकला, चिरंजीव सदा खुश रहो। दोनों को साथ देख मम्मी का चेहरा खिल गया। कैसे हो? कैसा लग रहा है वहाँ पर? मम्मी, बहुत सुंदर जगह है। समुद्र का नीला पानी, सफ़ेद रेतीले बीच और चारों ओर कुदरत का इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने पहले कहीं नहीं देखा। दीप्ति धारा प्रवाह बोले चले जा रही थी। मंत्रमुग्ध रमा ने दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देने के बाद फ़ोन पापा को पकड़ा दिया। प्रणाम पापा। चिरंजीव थोड़ी देर उनके हालचाल पूछ पापा ने कहा, ये लो अपनी दीदी से बात करो।
हैदराबाद से आज ही दिन में पहुंची है। नेहा को घर पर देख दीप्ति चौंक गई। खुशियों से ओत-प्रोत सहज गति से चल रहा वार्तालाप एकाएक भारी हो गया। बातचीत ने औपचारिकता का आवरण ओढ़ लिया। नेहा ने फोन पर जल्दी ही दोनों को बाय कह वातावरण को बोझिल होने से बचा लिया। फोन बंद कर नेहा की नज़र एकाएक टेबल पर खाना को समेटते मम्मी के चेहरे पर तनाव की उभरती रेखाओं पर पड़ी। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, रूखा सा उत्तर दे मम्मी और कसकर टेबल साफ करने लगी। दीदी आओ ना देखो, दीदी और जीजाजी ने मालदीव की ढेर सारी पिक्स भेजी हैं। हाथ में मोबाइल पकड़े खुशी से उछलती छुटकी नेहा को खींचने लगी अपने कमरे की ओर। एग्ज़ाम सिर पर और इसे मस्ती सूझ रही है। जाकर पढ़ाई कर, गुस्से से मम्मी चिल्लाई। छुटकी सकपकाते हुए कमरे में चली गई। मेरा गुस्सा उस पर क्यों निकाल रही हो? नेहा का धैर्य अब जवाब देने लगा। रमा ने कुछ नहीं कहा। काम समेटकर टीवी के सामने सोफे पर बैठ गई। चेहरा अभी भी खिंचा हुआ था। विकलता रिमोट से टीवी को के चैनल पर चैनल बदलने से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। नेहा कुछ देर तक मम्मी के चेहरे पर उभर आए उतार चढ़ाव को तोलती रही, फिर चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई। मम्मी, आप मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? रमा के कंधे पर सिर रख एक उम्मीद से नेहा बोली। नेहा के स्पर्श से क्रोध से तनी आंखों में आंसुओं की जलधारा बहने लगी। मम्मी प्लीज़ फिर से शुरू मत हो जाना, खींचती हुई नेहा बोली। कितना परेशान करेगी हमें? ऐसा तो नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। आपके बताए 3 लड़कों से मिली थी, लेकिन क्या कमी थी उन लड़कों में? हम दीप्ति से पहले तेरी शादी करना चाहते थे। आंसुओं से लबालब हो आई आंखों को पोंछती हुई रमा बोली। मैं शिवम, खबरदार जो उसका नाम लिया। रमा की तेज आवाज़ सुन पापा और छुटकी अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। देखा इसको, अभी भी इसके सिर से उस लड़के का भूत नहीं निकला। पति को देख रमा जोर से बोली। अब तो नेहा भी आवेश में आ गई। गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। फ़ोन की घंटी बजी। देखा शिवम का फ़ोन था। शिवम का फ़ोन बार बार आकर बजता रहा। नेहा फ़ोन को बजते देखती रही। क्या कहे शिवम से? कितना मुश्किल है अपनों से लड़ना। कौन कहता है कि समाज बदल रहा है, दृष्टिकोण बदल रहा है, परंपराएं बदल रही हैं? कुछ नहीं बदला, अभी भी लोग उसी युग में जी रहे हैं। ठाकुर की लड़की का विवाह एक साहू लड़के से? असंभव। लड़के के गुण उसकी जाति में खो गए। यह है बदलाव। ऐसा नहीं कि शिवम कोई अपरिचित था उनके लिए। नेहा और शिवम के पापा सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, बिजनेस पार्टनर भी हैं। आर्थिक रूप से देखा जाए तो शिवम के पापा का पलड़ा भारी है। देखने में सुदर्शन, पढ़ाई में मेधावी, खेल में अव्वल, स्वभाव से विनम्र शिवम का नाम हर समय उनके घर में गूंजा करता था। नेहा के मम्मी पापा जब तब उन तीनों बहनों पर तंज कसते रहते थे। शिवम को देखो, शिवम ये, शिवम वो। उस दिन जाकर नेहा के माता पिता की ज़बान बंद हुई जब नेहा ने भी शिवम के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल तेलंगाना का एग्ज़ाम पास किया। दोनों परिवारों में खुशियां छा गईं। घर से दूर दोनों के माता पिता एक साथ उनको छोड़ने वारंगल गए थे। उस अनजान जगह, अनजान परिवेश में अपनी बेटी के लिए नेहा के माता पिता को शिवम ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा था। रमा के अवरुद्ध कंठ से निकल गया था। शिवम बेटा, नेहा का ख्याल रखना। घर से पहली बार बाहर निकले दोनों के लिए उस अनजाने माहौल में रहना सरल न था। छोटे से कस्बे से निकले दोनों तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक शहर वारंगल में आकर अजीब से एहसास से भर गए। इंस्टीट्यूट का विशाल परिसर, भिन्न भिन्न राज्यों से आए बच्चों के बीच में वे दोनों और अपने में सिमट गए। भाषा, खाना, पढ़ाई का दबाव, इंस्टीट्यूट के कड़े अनुशासन से घबरा गए दोनों। कई बार तो घर वापस जाने का विचार उनके जहन में उतरा।
बहुत समय लगा उनको वहाँ के परिवेश में ढलने में। जानते तो दोनों एक दूसरे को बचपन से थे, लेकिन करीब से पहचानने का अवसर दिया इंस्टीट्यूट ने। कितने ही ऐसे क्षण आए जब वे कमज़ोर पड़े, कभी शारीरिक रूप से तो कभी भावनात्मक रूप से। उन कमज़ोर पलों में एक दूसरे की ताकत बनकर उभरे दोनों। आहिस्ता आहिस्ता प्यार दोनों के बीच कब चुपके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा गया, उन्हें पता ही न चला। एक अनकही सी रुमानियत उन पर छाने लगी। प्यार के सतरंगी एहसास में दोनों डूबने लगे, एक दूसरे की फिक्र करने के साथ। एक साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश बढ़ने लगी। कोर्स खत्म होने और नौकरी लगने तक वे ताउम्र एक साथ रहने के निर्णय पर पहुंच गए। यह भी एक संजोग था कि नौकरी दोनों को एक कंपनी में एक ही शहर में मिल गई। कोर्स पूरा होते ही दोनों हैदराबाद आ गए। एक दूसरे के बिना वे कितने अधूरे हैं, इसका एहसास तब और शिद्दत से महसूस हुआ जब कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में शिवम को मुंबई भेज दिया। वही ऑफिस था, वही फ्लैट और वही शहर, लेकिन नेहा के लिए सब जगह एक शून्यता व्याप्त हो गई थी। शिवम, कब वापस आओगे? एक दिन उदास स्वर में नेहा ने फ़ोन पर कहा। पता नहीं, बहुत काम है। लगता है 2-3 महीने मुझे और रहना पड़ेगा मुंबई में। शिवम की बातें सुन नेहा का दिल डूबने लगा। किसी की इंतज़ारी में समय कितना बड़ा लगने लगता है। 2-3 महीने 2-3 साल के बराबर लगने लगे। 4 महीने बाद जब शिवम प्रोजेक्ट पूरा होने पर वापस आया तो नेहा को ऐसा लगा मानो उसकी ज़िंदगी वापस आ गई हो। नेहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मुंबई में। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, शिवम ने नेहा को आगोश में लेते हुए कहा। शिवम की बातों ने नेहा को और भी बेचैन कर दिया। दिल में असंख्य तार झनकृत हो गए। क्या मम्मी पापा तैयार होंगे शिवम के साथ मेरी शादी के लिए? इस विचार ने नेहा के दिमाग को क्षणांश के लिए उद्वेलित कर दिया। नहीं, मैं शिवम के बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। विचारों को मस्तिष्क से धकेलते हुए वह शिवम से कसकर लिपट गई। माता पिता की तरफ से विवाह का दबाव तो नौकरी के चंद महीनों बाद ही नेहा पर पड़ने लगा था। मम्मी, अभी मेरी नौकरी लगी है, अभी कैसे शादी कर लूं? जब भी मम्मी विवाह के विषय में बात करती, नेहा का यही उत्तर रहता। ऐसा करते करते 2 साल हो गए और वक्त के साथ विवाह का दबाव भी बढ़ता गया। शिवम, कल मम्मी का फ़ोन आया था। ऑफिस में लंच टाइम में नेहा ने शिवम से कहा, अच्छा, मैं अब शादी को और नहीं टाल सकती। तो प्रॉब्लम क्या है? बता दो। तुम्हें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, नहीं है। अंकल आंटी दोनों मुझे पसंद करते हैं, खाना खाते हुए सहजता से शिवम बोला। खाने का शौकीन शिवम अपनी प्लेट में झुका हुआ खाने का भरपूर मज़ा ले रहा था। वह बोलना चाहती थी कि तुम नहीं समझोगे, लेकिन ऐसा बोलकर वह शिवम के खाने के आनंद को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुप हो गई। तुम उन्हें बता दो, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूँगा। नेहा की हथेलियों को अपने हाथों में ले शिवम ने गंभीर स्वर में कहा। शिवम अब समझ रहा था, लेकिन शादी के बारे में सोचते सोचते नेहा की आंखें नम हो गईं। वह दिन नेहा कैसे भूल सकती है जब घर पहुंचते ही छुटकी ने चुगली कर दी कि एक परिवार नेहा को देखने दिल्ली से आ रहा है। मम्मी, यह क्या? नेहा ज़रा गुस्से से बोली। चिंता मत कर, तुझे कोई नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। लड़का हैदराबाद में ही जॉब करता है। वे लोग प्रगतिवादी विचारों वाले हैं। मम्मी लड़के वालों का गुणगान करती हुई बोली। मैंने कब कहा कि परिवार या लड़के में कोई कमी है? लेकिन कसमसाती हुई नेहा बोली। लेकिन एक प्रश्नवाचक दृष्टि रमा ने नेहा पर डाली। मम्मी, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। नेहा के मुंह से निकल गया। कौन? शिवम। कौन शिवम? रमा ने चौंकते हुए पूछा। मनोज अंकल का बेटा, धीमी आवाज़ में नेहा ने कहा। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बौखलाई सी रमा बोली। रमा को नेहा का बार बार विवाह के लिए मना करने का कारण समझ में आने लगा। रमा अपना आपा खोते हुए
आक्रोशित स्वर में गुर्राई। बेवकूफ़ लड़की, इसीलिए शादी न करने के बहाने बना रही थी। पता भी है वह कौन सी जाति से है। दोनों बहनें और पापा उनकी तीखी बहस सुन चकराए से अपना काम छोड़ तेजी से लिविंग रूम में पहुंच गए थे। देखा, आपकी बेटी क्या गुल खिला रही है, पति को देख रमा ने तेज आवाज में कहा। सारी बातें सुन देवेंद्र सिंह की मुख मुद्रा कठोर होने लगी, शरीर क्रोध से कपकपाने लगा। यह लड़का आस्तीन का सांप निकला, इतना भरोसा किया था उस पर, और वह हमें ही डसने चला। अपनी औकात भी भूल गया। सड़क में घसीट देता उसको अगर उसका बाप मेरा बिजनेस पार्टनर ना होता। मुट्ठियां भींचते हुए देवेंद्र सिंह ने इतने ऊंचे स्वर में कहा कि घर की दीवारें तक थरथरा गई। पल भर के लिए सभी हतप्रभ से होकर रह गए। ए लड़की, कान खोल के सुन। पापा की गरजती आवाज़ से नेहा का पूरा शरीर हिल गया, चेहरे का रंग उड़ गया। जी, थरथराते स्वर में नेहा बोली, कल लड़के वाले आ रहे हैं। तेरी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। देवेंद्र सिंह का निर्णायक स्वर कमरे में गूंजा और उसके बाद सहमी हुई सी निस्तब्धता सब जगह पसर गई। कहीं कोई गुंजाइश शेष नहीं रह गई थी। मैं तो पहले ही कहती थी कि इतना ना पढ़ाओ। पढ़ लिख कर ये बच्चे अपनी जात बिरादरी ही भूल गए। देखा, आज हमारी नाक काटने पर लगी है। रमा की ओर तीखी नज़रों से देखते हुए दादी ने तल्खी से कहा, दादी, शिवम बहुत अच्छा लड़का है। आप सब तो कितनी तारीफ करते थे उसकी। दादी की लाडली नेहा उनसे लिपटती हुई बोली, लेकिन है तो छोटी जात का। दादी ने उसे दूर झटकते हुए कहा। नेहा अचकचा गई। उसे इस बात का पूर्वानुमान था कि उसका परिवार सहजता से शिवम को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन प्रतिक्रिया इतनी तीक्ष्ण होगी इसका अनुमान नहीं था। उसका मन कर रहा था कि भागकर शिवम के पास चली जाए, लेकिन पापा का रौद्र रूप, मम्मी और दादी की समाज की दुहाई ने उसके कदमों को सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ दिया। दुनिया से लड़ना जितना आसान, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है अपनों से लड़ना। शिवम से क्या कहेगी, कैसे उसका सामना करेगी, यह सोचते सोचते उसके माथे पर पसीना चुहचुहाने लगा। दूसरे दिन लड़के वाले आए। एक बोझिल वातावरण में सब मुखौटा ओढ़े उनका स्वागत सत्कार करने लगे। सुदर्शन व्यक्तित्व का अंशुमन रमा और देवेंद्र सिंह को एक नज़र में भा गया। लड़के वाले भी नेहा की सुंदरता व योग्यता से बहुत प्रभावित हुए। अंशुमन ने नेहा के नपे तुले उत्तरों को उसका संकोच समझा। सभी बातों से गदगद लड़के की माँ बोली, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बाकी ये दोनों समझ लें आपस में, आखिर रहना तो साथ में इन दोनों को है। लड़के की माँ की बात सुन सबके चेहरे खिल उठे। एकाएक अंशुमन की नज़र नेहा के गंभीर चेहरे पर पड़ी और उसे कुछ खटक गया। हैदराबाद पहुंचकर भी नेहा की कश्मकश कम होने के स्थान पर बढ़ती जा रही थी। जब भी शिवम को देखती उसकी बेचैनी बढ़ जाती। एक अजीब सी चुप्पी उसने ओढ़ ली थी। ऑफिस में लंच के समय वह शिवम से कतराने लगी थी। फ़ोन पर भी बात बस हाँ हूँ तक सीमित हो गई थी। एक दिन ऑफिस में लंच करने के बाद दोनों पार्क के चक्कर लगाने गए, जैसे वे लगाया करते थे। नेहा की खामोशी, माथे पर चिंता की लकीरें, श्रीहीन चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। घर से आने के बाद नेहा का बदला यह रूप शिवम को उद्विग्न करने लगा। ऊपर से उसकी चुप्पी। क्या बात, घर से आने के बाद तुम बहुत बदली हुई सी लग रही हो। टहलने के बाद एक बेंच पर बैठते ही शिवम ने पूछा। कुछ नहीं, नज़रें चुराती हुई नेहा ने कहा। कुछ तो है, बताओ अगर अपना समझती हो मुझे। शिवम के इन शब्दों ने नेहा के सब्र का बांध तोड़ दिया। शिवम, हम पर हमारी जातियां हावी हो। नेहा ने घर में हुए एक एक वाक्य को शिवम के आगे रख दिया। शिवम अवाक सा उसको देखता रह गया। ऐसा नहीं कि कस्बे में लोगों की रूढ़िवादी सोच और जातिगत भेदभाव से वह अनभिज्ञ था, लेकिन वह नेहा के परिवार को इन सब से बहुत ऊपर समझता था।
अपने प्रति अंकल आंटी के स्नेह पर पूरा विश्वास था। फिर सालों से दोनों परिवारों के बीच में गहरे संबंध थे। नेहा की बातों ने शिवम को अंदर तक आहत कर दिया। क्या सोचा तुमने? नेहा पर एक गहरी दृष्टि डालते हुए शिवम ने कहा। नेहा ने बड़ी बड़ी आंखों से शिवम की ओर देखा। मन कसक गया। भावनाओं का तूफान दिल में उमड़ने लगा। क्या प्यार किसी से किया जाता है? नहीं, प्यार किया नहीं जाता, यह अपने आप हो जाता है। यह बस एक एहसास है जिसको महसूस कर सकते हैं, बयां नहीं। प्यार न जाति देखता है, न धर्म और न समाज। प्यार इन बातों से दूर है, बहुत दूर। नेहा भावनाओं के सैलाब में बह कहती जा रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार की एकाएक मम्मी पापा दादी की कठोर छवि आंखों के आगे उभर आई और घबराकर उसके मुंह से निकल गया। परिवार के विरुद्ध जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। शिवम हतप्रभ सा होकर रह गया। अविश्वास से नेहा को एकटक देखता रहा। जबान निशब्द हो गई। दोनों के बीच एक सन्नाटा व्याप्त हो गया। यह उनकी पसंदीदा जगह थी जहां वे घंटों बैठ दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए बातें करते रहते थे। आज उसी जगह में देर तक दोनों खामोशी से बैठे बस अपनी धड़कनों को सुनते रहे। लगता है जैसे दोनों के बीच कुछ कहने के लिए शेष न रह गया हो। आखिर जब और बैठना मुश्किल हो गया तो शिवम अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, मुझे तुम्हारे निर्णय का इंतज़ार रहेगा। नेहा कुछ नहीं बोली। आंखों में उतर आए आंसुओं को बरबस रोकते हुए उसके साथ ऑफिस की ओर चल दी। सगाई का दिन निर्धारित हो गया। विवाह की तिथि पक्की करने के लिए देवेंद्र सिंह ने लड़के के पिता को फ़ोन किया। कुछ भी तय करने से पहले आप ज़रा एक बार बेटी नेहा से विवाह के लिए पूछ लें। लड़के के पिता की बातें सुन देवेंद्र सिंह स्तब्ध रह गए। नहीं नहीं, नेहा से क्या पूछना? देवेंद्र सिंह ने अचकचाते हुए कहा। कल अंशुमन का फ़ोन आया था। वह बहुत उदास लग रहा था। कह रहा था कि पापा, नेहा श्योर नहीं है विवाह के लिए। चिंतित स्वर में अंशुमन के पापा बोले। अंशुमन को अवश्य कोई गलतफहमी हुई होगी। बात को संभालने की कोशिश करते हुए देवेंद्र सिंह बोले, मैं सोचता हूँ कि हमें बच्चों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। कहकर उन्होंने फ़ोन नीचे रख दिया। क्रोध, अपमान, क्षोभ से देवेंद्र सिंह का पूरा चेहरा तमतमा गया। उसी समय नेहा को फ़ोन लगाया। तूने अंशुमन से क्या कहा कि उन लोगों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया? पापा, भयाक्रांत नेहा की आवाज़ गले में अटक गई। मैंने पूछा, क्या कहा? इस बार और सख्त आवाज़ में देवेंद्र सिंह ने पूछा। पापा, मुझे यह विवाह नहीं करना, हिम्मत जुटाती हुई नेहा बोली। चुप! देवेंद्र सिंह की दहाड़ती हुई आवाज़ सुन घबराई हुई सी रमा किचन से निकलकर आई। क्या हुआ? रमा ने घबराते हुए पति से पूछा। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अंशुमन के पापा ने रिश्ता तोड़ दिया। क्या? रमा धप से सोफे पर गिर पड़ी। कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुरंत नेहा को फ़ोन लगाया। फ़ोन बजता रहा लेकिन नेहा ने फ़ोन ना उठाया। उसके बाद 2 अन्य लड़कों से भी नेहा की शादी की बात चलाई। नेहा ने पूरी कोशिश की माता पिता के बताए रिश्तों से अपने को जोड़ने की, लेकिन हर बार असफल रही। जब भी किसी लड़के से मिलती, उसका प्यार, शिवम का व्यक्तित्व, उसका बौद्धिक स्तर, उसकी संवेदनशीलता सशक्त रूप से आकर खड़े हो जाते और वह हर बार किसी निर्णय तक पहुंचने में असफल हो जाती। जब वह तीसरे लड़के से मिली तो वह एक निर्णय पर पहुंच गई थी। पूरी रात करवटें बदलते बीत गई। सुबह 5:30 बजे उजाले ने दस्तक दी। यह दस्तक भोर की लालिमा, रात्रि के प्रहर के बीत जाने पर की नहीं थी। यह दस्तक नेहा के अंतर्मन पर भी थी। एकाएक उसके मन में छाया कुहासा छटने लगा। धुंधला गई मंजिल उसको साफ दिखाई देने लगी। बस अब और नहीं। गहरी नींद में सोया शिवम को लगातार बजती फ़ोन की घंटी ने आखिरकार उठने पर मजबूर कर दिया। नेहा का इतनी सुबह फ़ोन देखकर चौंक गया। हेलो शिवम, मैंने फ़ैसला कर लिया। क्या? ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने का।
एक भर्राया सा स्वर फोन के उस पार से आया और फिर फोन बंद। शिवम को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। यकीन करने के लिए एक बार अपने मोबाइल को चेक किया, देखा नेहा की ही कॉल थी। सत्य का आभास होते ही मन में हिलोरें उठने लगीं, जहन में विचारों की उड़ानें कुलांचे मारने लगीं और उन विचारों में तैरते हुए पुलकित हो शिवम ने मम्मी को फ़ोन लगा दिया। शिवम के घर पर किसी को कोई आपत्ति न थी, उन्हें तो बस नेहा के परिवार वालों की सहमति का इंतज़ार था। नेहा के पापा का शिवम के पापा से लगभग रोज़ ही मिलना होता था बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन इस विषय पर दोनों ने चुप्पी साधी हुई थी। विचित्र सी स्थिति हो रखी थी दोनों परिवारों के बीच में, या यह कहें कि एक अजीब सी अनकही अग्नि धधक रही थी उनके बीच में, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी की तरह। शिवम को अपना फैसला सुनाने के बाद नेहा ने घर पर फ़ोन करना कम कर दिया। जब भी मम्मी या पापा का फ़ोन आता, बिज़ी हूँ कहकर टाल जाती। एक दिन रमा दीप्ति के साथ हैदराबाद चली आई, वैभव का रिश्ता लेकर। नेहा मम्मी और दीप्ति को देख भाव विह्वल हो उठी। मम्मी की आंखें भी नेहा को देख नम हो आईं। खाने पीने के बाद तीनों जो गप्पे मारने बैठी तो कब रात के 1 बज गए पता ही न चला। दूसरे दिन इतवार था। नेहा की नींद खाने की खुशबू से टूटी। मम्मी को अपनी पसंद के आलू के पराठे बनाते देख नेहा प्यार से रमा से लिपट गई। जा फ्रेश होकर आ जा, नेहा को अपने से अलग करती हुई रमा बोली। तीनों अभी नाश्ता कर रहे थे कि डोरबेल बजी। रमा ने दरवाज़ा खोला, सामने शिवम खड़ा था। शिवम ने रमा को प्रणाम किया। शिवम को देख रमा की भ्रिकुटी तन गई। अपने प्रणाम का जवाब ना पा शिवम झेंप सा गया। वातावरण को सहज बनाने के लिए दीप्ति से बातें करने लगा, लेकिन शिवम सिर्फ बातें करने नहीं, वह किसी मकसद से आया था। आंटी, मैं नेहा से, गले को खंगालते हुए भूमिका बनाने की कोशिश करते हुए शिवम ने अभी इतना ही बोला था कि रमा तमक गई। हमने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने हमारी ही बेटी को फंसा दिया। तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई? इतने दिनों से दबी भड़ास को निकालते हुए रमा शिवम पर आक्रमण करती हुई बोली। मम्मी, किसने कहा आपको कि शिवम ने मुझे फंसाया? बाथरूम से आ नेहा बोली। चुप। रमा अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठी। शिवम को अनाप शनाप सुनाने लगी। नेहा और दीप्ति ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन रमा थमने का नाम न ले रही थी। शिवम, जाओ यहाँ से, नेहा ने शिवम को जाने का इशारा करते हुए जोर से कहा। अपमानित सा शिवम दरवाजे से बाहर निकल गया। पल भर में पूरा दृश्य बदल गया। नेहा का चेहरा तमतमा गया। दीप्ति कभी मम्मी को देखती तो कभी नेहा को। नेहा, समझने की कोशिश कर, हम एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। अगर तेरा विवाह शिवम से करते हैं तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? तेरी छोटी बहनों की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हरगिज राजी ना होंगे इस रिश्ते के लिए। सारी बिरादरी हमारे मुंह पर थूकेगी। रूंधे गले से रमा बोली। नेहा कुछ देर होंठ पीछे खामोश बैठी रही। मम्मी, आप बेकार समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने फैसला कर लिया है, बस आपके आशीर्वाद का इंतज़ार है। यह बोलते बोलते नेहा का स्वर कटु हो गया। मम्मी ने जो शब्द शिवम को बोले थे वे उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वह तुझे कभी नहीं मिलेगा, तिलमिलाती हुई रमा चिल्लाई। क्यों? सिर्फ एक जाति के कारण? तो मैं इस जाति को तिलांजलि देती हूँ। धिक्कारती हूँ इस जाति प्रथा को जो इंसान को जाति के तराजू में तोलती हो। नेहा ने उत्तेजना से हाँफते हुए कहा। रमा नेहा के बगावती तेवरों को देख हैरान रह गई। दीप्ति भी नेहा का यह रूप देखकर सिहर उठी। वातावरण बेहद तनावपूर्ण हो गया। जाने वाले दिन नेहा खामोशी से उनको तैयार होते देखती रही। दीदी, एक बार सोच लो, वैभव बहुत अच्छा लड़का है। नेहा के मुंह से कुछ न निकला। प्यार से दीप्ति के सर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखें नम हो आईं। एक खदबदाते सन्नाटे के बीच मम्मी और दीप्ति कानपुर के लिए निकल गईं। मम्मी, पापा और नेहा के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। एक दिन छुटकी का फ़ोन आया कि दीप्ति की सगाई हो गई वैभव के साथ
और अगले महीने शादी है। विवाह की खबर सुन कहीं कुछ दरक गया नेहा के दिल में। मम्मी पापा तो छोड़ो, दीप्ति ने भी इतनी बड़ी बात उसे ना बताई। मन में एक तूफान उठ गया। क्या मैं परिवार के लिए इतनी पराई हो गई? अरे मेरी बहन, यह तो खुशी की बात है। अगले ही पल मन हर्षित हो उठा और उसके हाथ उठ गए दीप्ति को फ़ोन करने के लिए। नेहा ढेर सारे उपहार लिए पहुंच गई दीप्ति के विवाह में। विवाह की गहमा गहमी में चर्चा का विषय दीप्ति का विवाह नहीं, नेहा का विवाह था। नाते रिश्तेदारों की फुसफुसाहटों के कारण नेहा का दम घुटने लगा। शिवम नहीं आया। हाँ, उसके माता पिता अवश्य आमंत्रित थे। दीदी, मैं आ जाऊं आपके पास सोने? चुटकी की आवाज ने नेहा के दिलो दिमाग में चल रही ऊहा-पोह को विराम लगा दिया। छुटकी एक छोटे से बच्चे की तरह दीदी से लिपट गई। नेहा ने प्यार से उसे निहारते हुए देखा, फिर स्नेह से उसको आलिंगबद्ध कर लिया। नेहा की आंखों से नींद अभी भी कोसों दूर थी। कल सुबह हैदराबाद वापस जाने से पहले अपना निर्णय सुनाना था। परिणाम मालूम था, लेकिन यह अंतिम कोशिश तो करनी थी। पूरी रात गुजर गई स्वयं से उलझते हुए। भोर के उजाले ने सदैव की भांति दस्तक दी। क्या यह उजाला उसके जीवन में भी दस्तक देगा? पता नहीं, लेकिन आज सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं की बेड़ियां उसके कदमों को नहीं रोकेंगी। नेहा नहाकर तैयार हुई, अपना बैग पैक किया और कमरे से बाहर आ गई। रमा नाश्ता बना रही थी, पापा अखबार पढ़ रहे थे, दादी घर के लॉन में टहल रही थी। दोनों की नज़रें एक साथ नेहा की ओर उठी, ठहरी और फिर बिना कुछ बोले दोनों व्यस्त हो गए अपने अपने कार्यों में। उन नज़रों में नाराज़गी के भावों को पकड़ने में क्षण भर भी नहीं लगा नेहा को। हिम्मत बटोरती हुई नेहा बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस बार दोनों की दृष्टि उठी और स्थिर हो गई नेहा के चेहरे पर। एक प्रश्न उभर गया उनकी आंखों में। मम्मी, मैं इस महीने की 25 तारीख को शिवम से कोर्ट मैरिज कर रही हूँ हैदराबाद में। आप तीनों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। मम्मी के चरणों में झुकती हुई बोली। मम्मी पीछे हट गई। पापा अवाक से नेहा को देखते ही रह गए, फिर गुस्से से लपके नेहा की ओर। तभी रमा ने सख्ती से पति का हाथ पकड़ लिया। उस लड़के के लिए तू अपने माता पिता से नाता तोड़ रही है। हताशा से रमा बोली, नहीं मम्मी, मैं नहीं। सामाजिक बंधनों में जकड़े आप अपने खून से नाता तोड़ रहे हो। बोलते बोलते नेहा का स्वर और आंखें दोनों नम हो गए। जानती थी कि निष्कर्ष यही होगा, फिर भी धूमिल सी एक आशा कहीं छिपी हुई थी उसके अवचेतन मन में। निराशा ने उसे घेर लिया। थके कदमों से वह कमरे में चली गई। शिवम को सारी स्थिति से अवगत कराया, टैक्सी की बुकिंग की। छुटकी सब बातों से बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। नेहा ने एक स्नेह दृष्टि उस पर डाली और बैग उठाकर कमरे से बाहर आ गई। मम्मी पापा दोनों सब काम धाम छोड़ स्तब्ध से सोफे पर बैठे हुए थे। साथ में दादी भी बैठी रही। पापा, 1 बजे की मेरी फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। 25 तारीख को मुझे आप सबका इंतज़ार रहेगा। दोनों को प्रणाम कर, दादी के चरण स्पर्श कर, तटस्थ स्वर में कहकर नेहा घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि दादी की पीछे से आती आवाज़ से वह ठिठक गई। रुको। नेहा के चौंक कर दादी की ओर देखा। मैं आऊँगी तुझे आशीर्वाद देने। माँ, देवेंद्र सिंह की दमदार आवाज़ ने एक बार फिर घर की दीवारों को थर्रा दिया। लोग क्या बोलेंगे? समाज का खोखला पर्दा अभी भी रमा के मन मस्तिष्क से हटा न था। एक जमाना देख चुकी दादी ने अपने बेटे की ओर उन्मुख हो डूबे स्वर में कहा, बेटा, इतने वर्षों में मैंने बहुत से परिवारों को समाज और लोगों के दबाव में आकर टूटते बिखरते देखा है। एकाएक उनकी आवाज़ बुलंद हो गई। पता नहीं कहाँ से उनकी जर्जर काया में इतनी ताकत आ गई। कान खोलकर सुन देवू, जिस समाज की तुम दुहाई दे रहे हो वह विपत्ति आने पर कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। काम आएगा तो तेरा अपना खून। जिसकी खुशियों को तू रौंद रहा है, क्या कमी है अपने शिवम में? बोलते बोलते दादी की सांस धौंकनी के समान तेज चलने लगी।
स्वर में एक उत्तेजना आ गई। फिर रमा की ओर रुख करती हुई बोली, और हाँ, लोग तो तब बोलेंगे जब हम उन्हें बोलने का अवसर देंगे। माँ का यह रूप रमा और देवेंद्र को हतप्रभ कर गया। नेहा दादी को विस्मय से देखती रह गई। हर्षातिरेक से उसके आंसू बह निकले। दादी भावावेश में दादी से लिपटती हुई अवरुद्ध कंठ से बस इतना ही निकला नेहा के मुंह से। नेहा का भारी हो गया शरीर उसी क्षण फाहे के समान हल्का हो गया। 3 वर्षों से चली आ रही कश्मकश को पल भर में विराम मिल गया। 3 वर्षों में पहली बार आंखें आंसुओं से छलकी, लेकिन खुशी के आंसुओं से। दिलो दिमाग से एक बारी बोझ हट गया। भोर के उजाले की लालिमा ने उसके जीवन में दस्तक दे दी थी। यह दस्तक उसके जीवन में नहीं, यह दस्तक विभिन्न जातियों में बटे हमारे समाज पर भी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।